आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर जो लास्ट किया था हमने स्टार्ट, उसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर किया था अपना प्लांट लेआउट, और हमने ये चीज़ इसमें क्लियर करी थी कि प्लांट लेआउट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्री या कंपनी को चलाने के लिए, क्योंकि प्लांट लेआउट की मदद से हम किसी मशीन पे कितना एफिशिएंटली या कितना कम इनपुट दे के मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसमें पोजीशनिंग ऑफ मशीन। देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कहीं किसी इंडस्ट्री में मशीन्स है और उनकी पोजीशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि मशीन को कहाँ रखा है और कैसे रखा है। तो पोजीशनिंग ऑफ मशीन में आप लिख सकते हैं, सबसे पहले थोड़ा लिखते हैं। पोजीशनिंग ऑफ मशीन is done which deserves care, skill and efficient time work. Different type of lifting device are used as per the requirement. लिफ्टिंग डिवाइसेस कौन से होते हैं? जैसे पुली, ब्लॉक, चेन, क्रेन, ये सब हमारे हैं लिफ्टिंग डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट लिखना। फॉर अ मशीन ऑफ about 2 ton, rope diameter of 4 to 5 centimeter are used instead of chains. Next, wooden block should be used between rope and machine to avoid damage to the finishing. ओके, तो बेसिकली इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि मशीन की पोजीशनिंग हम कैसे डिसाइड करें, या मशीन को एक जगह से दूसरी जगह हम कैसे लेके जाएं। यूजली हम मशीन को एक जगह से दूसरी जगह चेन की मदद से, पुली की मदद से हम, और जैसा कि हमने बात की है कि क्रेन की मदद से हम लेके जा सकते हैं। तो यहाँ ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मशीन अगर 2 टन से ज़्यादा हो तो हम उसमें चेन को यूज़ ना करके बेसिकली हम रोप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन्होंने देखो इसमें यहाँ शो करके दिखा रखा है सेंट्रल लेथ में। फिगर की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ मशीन। देखिए, ग्रुपिंग ऑफ मशीन बेसिकली क्या है। मान लेते हैं आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाना है और इसमें यहाँ की है ड्रिलिंग। ओके, अब अगर मैं बात करूँ कि मुझे इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस करने हैं, तो ऑपरेशन की बात ध्यान रखें तो इनिशियली हमें फेसिंग करना है। फेसिंग के बाद ये हम टर्निंग की मदद से कर सकते हैं। लास्ट में हमें यहाँ होल चाहिए तो हमें ड्रिल करना पड़ेगा। तो हम मशीन्स को इस तरीके से अरेंज करें कि एक काम के बाद हम दूसरे काम तक चले जाएं।
तो हम क्या यूज़ करेंगे, मान लेते हैं मैं यहाँ टर्निंग ऑपरेशन यूज़ करने के लिए, टर्निंग के लिए हमने लेथ मशीन को रख लिया, और जैसे ही लेथ मशीन से हमारा फेसिंग और टर्निंग हुआ, फिर मुझे ड्रिलिंग चाहिए, तो ड्रिलिंग वहीं आसपास ही हो। तो ऐसे मशीन्स को अरेंज करने से हमारा समय बच सकता है, कि हमारा जो ऑपरेशन है उसके तरीके से अगर हम मशीन्स को अरेंज करेंगे तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट मिल जाएगा। और मशीन की ऐसी अरेंजमेंट को यूजुअली हम क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन। तो पहले वर्क स्टेशन को डेफिनेशन लिखते हैं। वर्क स्टेशन इज डिफाइंड एज द smallest production unit which give production either by machine or worker or group of both। ठीक है। अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में आपके लिए वर्क स्टेशन किसे बोला जाएगा, आपका जो पूरा डिपार्टमेंट है वो आपके लिए वर्क स्टेशन है। लाइक आपके लिए टीचर अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें एक जगह अवेलेबल है। तो आप इनसे क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में इनपुट दे रहे हैं और आपको आउटपुट मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट लिखना इसी में, द फॉलोइंग आइटम may provide a checklist while determining the design of workstation। तो इसमें आप कौन कौन से डिज़ाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें लिखना पहला, रेक्टेंगुलर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीन। एक मशीन का जो भी स्पेस है वो स्पेस हो वहाँ पे। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा फ्लोर स्पेस फ्रॉम प्राइम मूवर। थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस भी हो, किन चीज़ों के लिए, मोटर्स के लिए, स्विचेस के लिए। नेक्स्ट लिखना स्पेस या प्रॉपर स्पेस फॉर वर्कर मूवमेंट। मीन्स ऐसा नहीं कि मशीन इतना पास पास रहे, इस तरीके से अरेंजमेंट हम करें ताकि मशीन पे काम करते वक्त हम प्रॉपरली इधर उधर मूव कर सकें। नेक्स्ट है स्पेस अलाउंस फॉर प्रोजेक्शन ऑफ मटेरियल। देखिए वहाँ बेसिकली आपका मान लिया कि मशीन्स है, मशीन्स को हम मूवमेंट भी कर पा रहे हैं मशीन्स के काम करने के लिए, बट अगर हमें वहाँ रॉ मटेरियल को यूज़ करना है तो ऐसा इतना स्पेस हो कि हमारा रॉ मटेरियल भी वहाँ प्रॉपरली मूव कर सके। ओके, तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए हैं कि ग्रुपिंग ऑफ मशीन का या वर्क स्टेशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर हम एक ही प्रोडक्ट बार बार या लगातार बना रहे हैं तो हमारे पास जो भी मशीन की उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है वो सारी मशीन अगर एक ही जगह अवेलेबल हो तो उसको हम बोल देते हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन का फ़ायदा भी मैंने बता दिया है कि आपको प्रोडक्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, और वर्क स्टेशन की रिक्वायरमेंट्स भी हमने पता कर लिया कि मशीन्स के लिए स्पेस हो, ह्यूमन मूवमेंट के लिए स्पेस हो, रॉ मटेरियल के स्पेस हो, और एक्स्ट्रा फ्लोर या एक्स्ट्रा स्पेस हो ताकि मोटर और स्विचेस की भी ज़रूरत पड़े तो हम उसे वहाँ लगा सकें। ओके, तो आई होप आपको पोजीशनिंग ऑफ मशीन और ये ग्रुपिंग ऑफ मशीन क्लियर हो गया हो। अगला है फाउंडेशन। देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि मशीन्स हमें पता है जैसे कि लेथ, मिलिंग, ये सारी मशीन्स बहुत हैवी मशीनरीज होती है। हैवी मशीनरीज में वाइब्रेशन भी बहुत क्रिएट होते हैं, और वो वाइब्रेशन यूजुअली कहाँ जाते हैं, मशीन्स जिस स्पेस पे है, लाइक मशीन है तो वाइब्रेशन सारे के सारी ज़मीन में जाएगी। तो यूजुअली सबसे पहली बात करें तो मशीन्स को हम ज़मीन कभी भी फर्स्ट फ्लोर पे नहीं लगाते। जो भी हमारी वर्कशॉप या हैवी मशीनरीज होती है वो हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे होती है। किसकी वजह से,
क्योंकि वो वाइब्रेशन क्रिएट करती है। ओके, तो उस वाइब्रेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मशीन के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। मान लिया ये हमारी लेथ मशीन है, ठीक है, मान लिया ये हमारी लेथ मशीन है। तो लेथ मशीन कंटिन्यूसली वर्क करेगी, तो उसको हम एक फाउंडेशन देते हैं, ग्राउंड से थोड़ा सा हाइट प्रोवाइड करते हैं। वो फाउंडेशन इसलिए दी जाती है ताकि जो वाइब्रेशन है वो डायरेक्टली ग्राउंड में न जाए, वाइब्रेशन इस फाउंडेशन की मदद से क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। और अगर वाइब्रेशन एब्जॉर्ब होगी तो यूजुअली हम जो मशीनिंग पे जो हम काम करेंगे, वो जो ऑपरेटर है वो भी सेफ़ रहेगा, प्लस में आसपास का इन्वायरमेंट भी सेफ़ रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर वो वाइब्रेशन कंटिन्यूसली ज़मीन में जाएंगे तो हमें भी एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल पाएगा हमें। ओके, तो फाउंडेशन बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, वाइब्रेशंस और शॉक से बचने के लिए। तो आप लिख सकते हैं इसमें, इट इज़ द स्ट्रक्चर which transmit the load of a structure which transmit the load of the structure or machine for 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 by lying under मशीन। ओके, तो ये उसका जो लोड या वाइब्रेशन जो घेरता है उसे हम बोलते हैं फाउंडेशन। ओके, अब ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं, फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो फर्स्ट है, इट कैरी लोड एंड सपोर्ट। नेक्स्ट लिखना, इट मेंटेन अलाइनमेंट ऑफ मशीन, मशीन के अलाइनमेंट को मेंटेन करता है। नेक्स्ट लिखना, इट एब्जॉर्ब वाइब्रेशन। ओके, नेक्स्ट, इट गिव अ लेवल फॉर द मशीन। ओके, मीन्स मशीन को हाइट भी देता है। अगर फाउंडेशन होगी तो मशीन की जितनी हाइट है, मशीन उससे थोड़ा ऊपर हाइट पे मिलेगी हमें। शॉक एब्जॉर्ब करेगा, मशीन का वजन जो भी लोड है वो भी फाउंडेशन ही घेरेगी, क्योंकि अदरवाइज़ हम डायरेक्टली मशीन को अगर बिना फाउंडेशन के लगाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन की वजह से जो वाइब्रेशन होगा सारा का सारा ज़मीन में जाएगा, प्लस में जो हमारा नुकसान होगा वो ज़मीन का होगा। मीन्स एक तरीके से जो हमारा फ्लोर है, फ्लोर का नुकसान होगा। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं टाइप ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन के कितने टाइप है। बेसिकली फाउंडेशन जो होता है वो हम मशीन के हिसाब से करते हैं। हर मशीन का अपना अपना फाउंडेशन होता है। लाइक बेसिकली अगर हम बात करें तो एक ऐसी मशीन जिसका आरपीएम, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, उसके लिए हमें अलग फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और एक ऐसी मशीन जिसका आरपीएम कम हो, उसके लिए हम फाउंडेशन डिफ़र होगा। जैसे कि लेथ के लिए और ड्रिलिंग के लिए हमारा फाउंडेशन डिफ़र करेगा। तो इसमें सबसे पहले आप लिखना कि फाउंडेशन जो है वो किस किस बेसिस पे करते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मशीन, मशीन कौन सा है उसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज्ड, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें टाइप ऑफ मशीन के लिखना, टाइप ऑफ मशीन, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मशीन। तो टाइप ऑफ मशीन में बेसिकली हमने 3 टाइप की मशीन्स को लिया है, जिसमें एक है सेंट्री फ्यूगल, एक है रेसिप्रोकेटिंग, और एक है इम्पैक्ट टाइप मशीन। ओके, तो सेंट्री फ्यूगल, सेकंड है इम्पैक्ट
टाइप, और थर्ड है रेसिप्रोकेटिंग। ओके, नेक्स्ट है कि मटेरियल कौन से यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हमने कंक्रीट यूज़ किया, कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं, ईंटें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्टील यूज़ कर सकते हैं, आरसीसी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर पत्थर यूज़ कर सकते हैं, स्टोन्स। तो जो फाउंडेशन होता है वो डिपेंड करता है, फाउंडेशन कैसा बनाना है वो डिपेंड करता है कि हमने मटेरियल कौन सा लिया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, फाउंडेशन स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। ऐसी फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप लिख सकते हो कि ब्लॉक का बनाना है, कि बॉक्स टाइप बनाना है, कि वॉल टाइप बनाना है, ठीक है। तो ये इस पे या फ्रेम बनाना है, तो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो अब बात करते हैं हम फाउंडेशंस की। पहले मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाता हूँ। देखिए ये मशीन है, और ये देखिए फाउंडेशन ये की हुई है। इसको अपने शायद अपनी मशीन ड्राइंग वो या इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये स्ट्रक्चर्स ये फिगर देखी होगी। अब ये देखिए यह फर्स्ट फाउंडेशन यूजुअली है सेंट्रीफ्यूगल की। इसमें आरसीसी यूज़ किया हुआ है फाउंडेशन के लिए, मशीन के लिए। एयर गैप्स है ताकि वाइब्रेशन एब्जॉर्ब भी हो सके, और ये कॉर्क यूज़ किया हुआ है ताकि हम वाइब्रेशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकें। सेकंड देखिए, ये हमारी एक मशीन है जो कि आई थिंक फर्स्ट हमारी थी रेसिप्रोकेटिंग, ये हमारी सेंट्रीफ्यूगल है। तो सेंट्रीफ्यूगल के लिए उन्होंने फाउंडेशन ब्लॉक, और ये हमारा जो जॉइंट है, ये इसका फ्रेम, ठीक है। तो ये फाउंडेशन सेकंड थी सेंट्रीफ्यूगल के लिए। और थर्ड है इम्पैक्ट टाइप। इम्पैक्ट मतलब जो जहाँ मशीन फोर्स अचानक से लगाए, तो वहाँ देखिए फाउंडेशन, फाउंडेशन ब्लॉक, यहाँ इन्होंने जॉइंट यूज़ किए हुए देखो। उसके बाद प्लेट्स आरसीसी यूज़ किया हुआ है ताकि ये वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब हो सके। तो फाउंडेशन डिपेंड करता है कि हम कौन सी मशीनिंग की फाउंडेशन कर रहे हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल की, अगर मैं फाउंडेशन करना चाहता था, तो अगर मैं बाई चांस ये यूज़ करता तो ये मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल में रोटेशन होता है, और रोटेशन की वजह से फोर्स बाहर की तरफ जाता है। अगर यहाँ मैं यूज़ करता तो ये फोर्स आरसीसी पे लगता, और यहाँ ये फ्रेम का टूटने के चांस होते हैं। रेसिप्रोकेटिंग में मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है। अगर हम ये यूज़ ना करते या कॉर्क यूज़ नहीं करते, तो जो इसकी वजह से डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, वो फोर्स ये कॉर्क नहीं होता, तो सीधा का सीधा किस में जाता है, ये आरसीसी में, और ये जो सीमेंट है ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती। आपने यहाँ देखा होगा कॉर्क यूज़ किया है, एयर गैप्स यूज़ किए है, ये जस्ट इसकी वाइब्रेशन के है। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा मशीन यूज़ कर रहे हैं, फाउंडेशन भी उसी के बेसिस पे अलग अलग होगी। तो पहली फाउंडेशन हम लिखते हैं, फाउंडेशन फॉर रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन। तो रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन की जो फाउंडेशन है, ये यूजुअली इसमें क्या लिखना है इसमें रेसिप्रोकेटिंग मीन्स जिसमें मोशन आगे पीछे या ऊपर नीचे मीन्स टू एंड फ्रो मोशन होता हो। अगर मैं बात करूँ रेसिप्रोकेटिंग का, तो आप लोगों को हेड पंप के बारे में पता होगा। तो हेड पंप में ये ऊपर और नीचे जाता है, इस मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें, द स्पीड ऑफ सच मशीन इज़ लेस देन 600 RPM, ठीक है, 600 RPM। These machine are usually in form of solid block having large mass। ठीक है, और लिखना लास्ट में, फाउंडेशन प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्टेबिलिटी टू मशीन। ओके, तो आपको ये पता लगा कि ये जो हमारा फाउंडेशन है रेसिप्रोकेटिंग टाइप का, वो फाउंडेशन यूजुअली
मशीन जिनका आरपीएम 600 तक होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। और ये एक सॉलिड ब्लॉक बनाता है जिसमें हम बहुत सारा लार्ज मास, मतलब हम सीमेंट डाल सकते हैं उसके अंदर या फिर ईंटों से बना सकते हैं, तो जो मास होगा वो ज़्यादा होगा, भरा हुआ हो सकता है। ठीक है, मतलब हम फाउंडेशन अगर इसकी बनाएंगे तो हमने मान लिया ईंटें यूज़ कर ली, तो हमें ये ईंटें अंदर भी यूज़ कर सकते हैं या अंदर सीमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि फाउंडेशन प्रॉपर रहे। रेसिप्रोकेटिंग मशीन इसके ऊपर रखी जाएगी और इसको एक प्रॉपर शेप दी जाएगी जिसकी वजह से इसको एक रेस्ट भी मिले और एक बेसिक सपोर्ट भी मिले। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वाले की फिगर है, आप ये फिगर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल टाइप के लिए। तो इसमें लिखना स्पीड ऑफ सच मशीन इज़ मोर देन 3500 आरपीएम। सो जो पिछले वाली की थी 600 आरपीएम, इसकी है 3500 आरपीएम, 3500। द डिज़ाइन criteria for foundation is almost same as reciprocating time, is almost same as reciprocating type. These machine foundation is usually in form of frame. ओके, देखिए सारी चीज़ें वही है कि उसमें भी हम ईंटें लगा के और इस तरीके से हम उसमें सीमेंट यूज़ करते हैं या वो भरा हुआ होना चाहिए। प्लस में इसको हम फ्रेम, जो फ्रेम्स होते हैं ना, फ्रेम की फॉर्म में ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ जैसे हमारे फ्रेम नहीं होते लकड़ी के फ्रेम, या फिर इस तरीके से कि फ्रेम बनाने के बाद उसको नट के साथ हम जॉइन करें। और लास्ट लिखना इम्पैक्ट टाइप मशीन के लिए, दिस मशीन प्रोड्यूस अ पावर हैमर इम्पैक्ट द स्पीड यूजली वेरीज बिटवीन 50 to 150 blow per minute. There should be there should be no resonance to the dynamic force. एक्चुअली ये यहाँ क्या है कि यूजली इसमें अचानक से फोर्स लगता है। अगर अचानक से फोर्स लगेगा तो वो लोड डायरेक्टली इसके अंदर भी जा सकता है, सीमेंट के अंदर। ठीक है, और वो लोड जाएगा तो होगा क्या कि वाइब्रेशन की वजह से वो आपको फाउंडेशन टूटने के चांस रहेंगे। तो रेजोनेंस बेसिकली क्या होता है, जहाँ जो लोड हम मटेरियल के ऊपर दे रहे हैं और वही लोड अगर फाउंडेशन के ऊपर जाएगा और दोनों चीज़ें बराबर हो जाएगी तो वो हमारा फाउंडेशन भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा फर्स्ट वाले का आरपीएम 6000 था, सेकंड का 3500 था, और थर्ड में ब्लोज होते हैं, मीन्स फोर्स लगता है अचानक से धक्के वाला, जो कि 50 से 150 पर मिनट के लिए था। ओके, सो टाइप ऑफ फाउंडेशन में आपको सिर्फ ये तीन ही पता होने चाहिए। ओके, सो ये वाला लेक्चर हम यहीं तक छोड़ते हैं और नेक्स्ट में हम इस चैप्टर को आगे कवर करेंगे। तो आपको जहाँ तक बताया है वहाँ तक करिए, और इन फाउंडेशंस के बारे में थोड़ा सा आप बुक्स में थोड़ा पढ़िए या फिर यूट्यूब पे वीडियोस और देखिए जो फाउंडेशन की है। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है तो आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट और लगाना पड़ेगा। तो इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।